हेलो एवरीवन, एडुगोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो यही है कि पीएम मोदी रिसेंटली थाईलैंड गए थे फॉर द बीमस्टेक समिट। तो बीमस्टेक समिट क्या होता है, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ है, कब ये स्टार्ट हुआ था एंड इंडिया के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो एडुगोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या आपको इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्शनल के बारे में मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप अपने टाइम के हिसाब से भी सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन बुक करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना है मेल आईडी को यूज़ करके। देन आप फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाएंगे तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के कोई भी हिसाब से आप कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा और बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करना है। सो इट्स वेरी इजी टू ज्वाइन द सेशन। तो सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड ठीक तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। तो न्यूज़ क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो रिसेंटली 6th बीमस्टेक समिट के लिए थाईलैंड गए थे। तो ये बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है बीमस्टेक। ओके, तो अभी रिसेंटली चेयर कौन कर रहे हैं, थाईलैंड कर रहे हैं। समिट का थीम क्या था, बीमस्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो थीम है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लीडर्स की प्रायोरिटीज एंड एस्पिरेशन इन द बीमस्टेक और द बे ऑफ बंगाल रीजन। ओके, तो दिस इज बीमस्टेक, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो बीमस्टेक बेसिकली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक टेक्निकल कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। ओके, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी कंट्रीज होंगे वो इसका पार्ट होंगे। तो ये स्टार्ट कराया था बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 पे, जो फॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन को बनवाया गया था। तो बीमस्टेक हैज़ एक्सपेंडेड फोकस इन, इसके जो फोकस है वो क्या क्या है, कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, सिक्योरिटी एंड पीपल टू पीपल टाइज। बिकॉज जो कंट्रीज है वहाँ पे उसके बीच में कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान या फिर इंडिया बांग्लादेश, तीनों ही पोरस बॉर्डर है। ओके, तो साथ साथ में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, तो ये जितने भी कंट्रीज है एंड श्रीलंका, ये जितने भी कंट्रीज है ये हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंडिया से जुड़े हुए हैं। जैसे जो तमिल लोग हैं वो श्रीलंका में रहते हैं, नेपाल में मधेशीस जो है वो इंडिया में आते जाते रहते हैं, भूटान के साथ इंडिया की बहुत अच्छी रिलेशन रही है, बंगालीज जो है फ्रॉम बांग्लादेश वो भी इंडिया में डिफरेंट वीज़ाज में, मेडिकल वीज़ाज में आते हैं, म्यांमार के साथ भी इंडिया की अच्छी रिलेशन रही है बिकॉज तीन ऐसे स्टेट है जो बहुत ज़्यादा म्यांमार के साथ इसका बॉर्डर है। कौन कौन से स्टेट है ये, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर फॉर्म करता है। एंड देन थाईलैंड, तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जितने भी कंट्रीज़ है इसके साथ इंडिया की रिलेशन बहुत अच्छा रही है। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका, बांग्लादेश, जो 2014 से ऑपरेशनल हुई है। ओके, तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसको आपको याद रखना होगा। तो कंट्रीज कौन कौन सा है, 7 कंट्रीज है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, जो बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज है, एंड श्रीलंका। ओके, तो बीमस्टेक का सिग्निफिकेंस क्या है, बीमस्टेक प्रोमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑब्वियसली इंडिया के साथ बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, सबके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। सेक्टोरल कोलैबोरेशन लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट। एंड येस, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो बड़े साइक्लोन्स होते हैं, सुनामी होती है या फिर कोई भी अर्थक्वेक होता है, तो
डिजास्टर मैनेजमेंट की कोऑपरेशन बे ऑफ बंगाल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली सुनामीज के बाद। सुनामी है, साइक्लोन है, जो बे ऑफ बंगाल में कंटिन्यूसली होता रहता है, राइट। टेक्नोलॉजी, एनर्जी कोलैबोरेशन की तो ज़रूरत है ही। ट्रांसपोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। शेयर्ड रीजनल चैलेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट तो है टेररिज्म, सेकेंड है पॉवर्टी, थर्ड क्लाइमेट चेंज। तो टेररिस्टिक जो टेंडेंसी है वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर म्यांमार है, ये सब एरियाज में बहुत है। नेपाल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट जो बहुत सारे ऐसे कंडीशन में पाए गए हैं जो पाकिस्तानी एजेंट्स होते हैं वो नेपाल के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ये जो कंट्रीज़ है सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे पॉवर्टी एक फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज, तो सी लेवल राइज अगर होता है तो बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ जितने भी कंट्रीज़ है, ये सारे कंट्रीज़, इसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा रीजन है वो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। नेक्स्ट है कि रीजनल कनेक्टिविटी, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीमस्टेक के लिए। एंड पीपल टू पीपल टाइज, तो जैसे इंडिया के साथ थाईलैंड की बहुत अच्छा कल्चरल टाइज रही है। एकेडमिक पार्टनरशिप नेपाल और भूटान के साथ बहुत अच्छा है। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे नेपाली जो लोग हैं वो पढ़ने आते हैं। कल्चरल एक्सचेंज तो है ही, भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ भी है। एंड एकेडमिक पार्टनरशिप्स, ओके। तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी, क्योंकि थाईलैंड एक ऐसा जगह है, थाईलैंड की अगर हम लोकेशन देखें तो ये थाईलैंड का जो कंटिन्यूएशन है ये एकदम मलाक्का स्ट्रेट के आसपास है। और सबको पता है कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में चाइना की इन्फ्लुएंस कैसी रही है। जैसे चाइना म्यांमार में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक पोर्ट है सितवे पोर्ट, जिसके बहुत ही पास में चाइना रिसेंटली अपना पोर्ट बनाने की बात कर रहा है। तो बे ऑफ बंगाल में चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए थाईलैंड के साथ कोलैबोरेशन होना, श्रीलंका के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये जो सितवे पोर्ट है ये बेसिकली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए म्यांमार के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी इस एरिया पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, वो क्या है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया। तो इनमें बांग्लादेश और भूटान की सी बॉर्डर है, नेपाल और भूटान की नहीं है। तो ये दोनों कंट्री, ये चारों कंट्रीज़ में जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो मोटर कनेक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चार कंट्रीज़ के बीच में मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। कालादान मल्टी मोटर प्रोजेक्ट हाईवे, जो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों का साथ मिलकर बनाया है। तो ये एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, जैसे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को अगर बे ऑफ बंगाल में रुकना है तो म्यांमार का, थाईलैंड का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और पोर्ट कनेक्टिविटी में ऑलरेडी मैंने नाम क्या बताया, सितवे पोर्ट, ठीक है। ये म्यांमार के राखाइन स्टेट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपेंड्स मार्केट फॉर इंडियन बिजनेसेस। तो बांग्लादेश, थाईलैंड, ये कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। एंड इवन इंडिया ऑल्सो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब अगर एक दूसरे के बीच में कनेक्शन रहे तो जो मल्टी नेशनल कंपनीज है उसका एक्सप्लॉयटेशन में चांसेस कम हो जाएगा। तीनों ही कंट्रीज़ में, तीन चारों कंट्रीज़ में सिमिलर टाइप के अगर टैरिफ रहा है, सिमिलर टाइप के अगर मिनिमम वेजेस की बात करते हैं
तो ऑब्वियसली जो एमएनसीज होते हैं, जो मान लीजिए थाईलैंड, बांग्लादेश, ये दोनों एरिया में अ, जैसे कि बांग्लादेश, थाईलैंड, ये दोनों कंट्रीज़ में क्लोथिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस है, एंड इंडिया में भी अभी रिसेंटली हो रहा है। तो अगर ये तीनों कंट्रीज़ में सिमिलर तरह के मिनिमम वेजेस बने रहे तो फिर एमएनसी कंपनीज जो होंगे वो बेसिकली एक्सप्लॉयट नहीं कर पाएंगे। एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? पावर ट्रेड, रीजनल पावर ट्रेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इसको फैसिलिटेट करने की बात हो रही है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की प्रेजेंस को इंक्रीज करने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। ऑल्टरनेटिव टू सार्क, तो सार्क कंट्रीज में एक्स्ट्रा कौन कौन है? पाकिस्तान है, मालदीव है एंड अफगानिस्तान है, ठीक है। और ये जो थाईलैंड, म्यांमार है, ये दोनों नहीं है। तो सार्क के कंट्रीज में जो न्यूसेंस क्रिएटिंग कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान, मालदीव्स, ये दोनों नहीं है। अब ये दोनों अगर नहीं है तो कंटिन्यूसली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेके इंडिया की एक कंसर्न रहती है इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सार्क है, चाहे वो यूएन है, कहीं पे भी जो स्पेसिफिक हमारी एक एक्स्ट्रा सरदर्दी कह सकते हैं वो रहता है, ये बिम्स्टेक में नहीं है, क्योंकि कश्मीर इशू को उठाने के लिए पाकिस्तान नहीं है, एंड इंडिया आउट कैंपेन जो मालदीव्स कर रहा था वो भी नहीं है। तो बेसिकली अगर ये 2-3 प्रॉब्लम ना रहे तो इंडिया की जो बाकी कंसर्न्स है उसकी तरफ इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बिम्स्टेक के बारे में क्यों इतना पढ़ रहे थे? क्योंकि 2022 में बिम्स्टेक के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द शार्क? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? तो बिम्स्टेक क्या है, सार्क के साथ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, दोनों के बीच में सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज क्या क्या है, एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए बिम्स्टेक के लिए। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए, एंड अटेंड करने के बाद ये आप फ्री में एडुबोल्ट में चेक करा सकते हैं। तो इसको ज़रूर चेक कराइए मुझसे, एंड जो फीडबैक है उसके ऊपर आपको काम करना है, ओके। तो इसको ज़रूर अटेंड कीजिए। दैट्स इट फॉर द डे। एडुबोल्ट की ऐप को भी आप यूज़ कर सकते हैं आंसर इवैल्यूएशन के लिए, जो गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, ये दोनों में अवेलेबल है। जियोग्राफी की मैपिंग सीरीज़ अभी हम लोगों की चल रही है, वर्ल्ड जियोग्राफी के और ही 2-3 वीडियोस बचे हैं, तो इसको ज़रूर देखिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए, एंड एडुबोल्ट की टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसमें कंटिन्यूसली आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प होगा। प्रिपरेशन एट ईज मेरी खुद की टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होगा। दैट्स इट, गुड लक।